दूसरे चरण के तहत जल्द वोटिंग होने जा रही है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक नेहरू गांधी परिवार के गढ़ अमेठी से अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। लेकिन इस बीच यूपी के अमेठी सीट से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा को चुनाव लड़ाने की मांग की जा रही है, जिसको लेकर अमेठी और गौरीगंज कांग्रेस कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर पर लिखा है कि अमेठी की जनता करे पुकार रॉबर्ट वाड्रा अब की बार। वहीं इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि एक बात चिंता की है कि राहुल गांधी को कुछ पता हो ना हो, लेकिन उनके जीजा जी को जगदीशपुर का पता है। हर गांव, हर घर, हर व्यक्ति को अब अपनी संपत्ति के कागजात छुपाने की जरूरत है। हम प्रधान जी से कहे, प्रधान जी कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर एक भी अपना प्रतिनिधि बिना आपा खोए इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है कि अगर राहुल गांधी से आज पूछ लिया जाए कि डोमा डी कहाँ है और डी ब्लॉक कहाँ है तो अंतर नहीं बता पाएंगे। आज अगर राहुल गांधी से पूछ लिया जाए कि भेटुआ कहाँ है, भादर कहाँ है, वो नहीं बता पाएंगे। आज अगर राहुल गांधी से पूछ लिया जाए इन्होना कहाँ है, परहोना कहाँ है, वो नहीं बता पाएंगे। लेकिन चिंता करने की एक बात जरूर है प्रधानमंत्री, राहुल गांधी को कुछ आए या ना आए, उनके जीजा जी के मुख से मैंने जगदीशपुर का नाम जरूर सुन लिया है। इसलिए जगदीशपुर की जनता तो सावधान हो जाए। अगर जीजा जी को जगदीशपुर सुरेश ध्यान में आ गया है, इसका मतलब एक एक गांव, एक एक घर, एक एक व्यक्ति अपना खेत का कागज छुपा ले। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अमित तुम्हारी जी जुड़ के हैं। अमित जी, आपका टीएनपी न्यूज पे बहुत बहुत स्वागत है। जी अमित जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही, बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 मैम, आ रही आवाज। जी, टीएनपी न्यूज के सर आपका स्वागत है पहले। जी मैम। जी मेरा सवाल सर ये है कि जनता राहुल की डिमांड कर रही है, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा खुद अपना नाम सामने रख रहे हैं। देखिए मैम, ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। हमने बहुत स्पष्ट तौर पर फर्स्ट फेज के पहले ही राहुल जी ने जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा और जो पहली यात्रा निकाली, उसमें देश के लोगों का एक खुला संदेश था। हम सब जगहों से होकर के गुजरे, हमने सब मुद्दों को ट्रेस किया, जो युवा कल्याण से हो सकते हैं, जो किसानों के सरोकार से हो सकते हैं, और उसी को लेकर के हमने अपना मैनिफेस्टो तैयार किया। और उस मैनिफेस्टो में देश के हर प्रत्येक वर्ग का, जिसमें आर्थिक असमानताएं जो हैं, हमने सब पर खुल करके बात की है। और मैं तो बहुत हास्यप्रद, मैं बहुत अचंभित हूँ कि फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद हमारे मैनिफेस्टो को जिस गलत ढंग से प्रधानमंत्री जी ने पेश किया, मुझे तो लगता है कि वो विक्षिप्त हो गए हैं, वो परेशान हो गए हैं हमारे मैनिफेस्टो को देख करके, जिस प्रकार से जनता ने उसको एक्सेप्ट किया है। दूसरी बात, उन्होंने बोला कि पता नहीं किस लहजे और क्या सोच करके उन्होंने बोला कि लोगों के मंगलसूत्र और जो उनके गहने हैं उतार लिए जाएंगे और किसी को बांट दिए जाएंगे। वो इस बात को बोलना चाह रहे थे, मतलब मैं बताना देश की जनता को चाहता हूँ, बोलना ये चाह रहे थे कि जो आर्थिक असमानता का हमने पैमाना बताया है, उसने राहुल जी ने बार बार कहा कि देश की 95% पूंजी सिर्फ देश के 1% लोगों के हाथ में है, और जो इन्हीं के लोग हैं, जिसमें अडानी और अंबानी शामिल हैं। हमारे नेता ने स्पष्ट तौर पर कहा, हम छीनेंगे संपत्ति, हम लेंगे जो देश की सार्वजनिक संस्थाएं हैं जिनको लगातार अडानी के हवाले किया जा रहा है, हम उन संपदाओं को लेकर के फिर जनता के मध्य ही उनको वैसे ही लौटा देंगे। हमने इस पर बात की थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी भाई कहने में आगे हैं, जुमला देने में आगे हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। दूसरी बात मैडम, अमेठी की बात को लेकर कहोगे, मैं भी स्मृति जी का भाषण सुन रहा था। स्मृति जी को बहुत बेचैनी है, मैं तो उनसे पूछना चाहता हूँ, आज वो कैलेंडर लेकर के घूम नहीं रही हैं? अमित जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हरीश चंद्र बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। तो हरीश जी, आपका टीएनपी न्यूज पे स्वागत है। जी नमस्कार। जी हरीश जी, मेरा सवाल ये है कि अमेठी वाले चाह रहे हैं कि राहुल या प्रियंका गांधी अमेठी से चुनाव लड़े। आपको मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, आवाज आ रही। जी, राहुल प्रियंका अमेठी से चुनाव लड़े, तो सर इसमें आपको क्या परेशानी हो रही है सर? गांधी परिवार की सीट है सर। ये साहस तो जुटाना है। रायबरेली और अमेठी कांग्रेस पार्टी की परंपरागत सीट है जी, और परंपरागत सीट पे वो आज तक प्रत्याशी नहीं तय कर पाए। ये तो कांग्रेस की फर्स्ट असेंबली की पारिवारिक सीटें हैं, आज तक उसमें अपना प्रत्याशिता घोषित नहीं कर पाए।
ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो लोकप्रियता है, जो उन्होंने देश की जनता जनार्दन की समृद्धि और खुशहाली को लेकर काम किया है, जो विकसित भारत बनाने का उनका संकल्प है, उसको लेकर के सब कांग्रेस डरी हुई है। इनके पास कोई एजेंडा है न कोई मुद्दा है। ये तो हिडन एजेंडा लेके आए थे कि लोगों की संपत्तियां लेकर के, और हम जो मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि भाई इस देश के संसाधनों पहला हक मुसलमानों का है, तो ये लोग तो इस समाज के ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। जो हजारों वर्ष का जो इस समाज की संस्कृति है, परंपरा है, उसको ही नष्ट करना चाहते हैं जी। तो ये जनता जनार्दन इसको स्वीकार नहीं करेगी, कहीं इनको स्पेस मिलने वाला नहीं। और ये तो स्वतः ही कांग्रेस मुक्त भारत को साकार करने जा रहे हैं इस चुनाव में, आप देखिएगा जी। तो हमको नहीं परेशानी इन लोगों की है। आप यही इनके जो साथी हैं श्रीमान अखिलेश जी, उनका हाल यही है कि आज तक वो भी ये साहस नहीं जुटा पाए कि अपनी प्रत्याशिता घोषित कर दे और जनता के बीच जाए। जी अमित जी, हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि अभी तक आपने अमेठी से अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। ये स्पष्टता नहीं है। ये देखिए, हम अमेठी से किस दिन चुनाव लड़ने जाएंगे जनता जानती है। जनता जिस तैयारी में है, हमारे नेता ने बहुत ही खुले मन से कहा है, हम भागने वालों में से नहीं हैं। और हम पूछना चाहते हैं स्मृति ईरानी जी से कि वो 400 रुपए का जब सिलेंडर था तो सर पे लेकर के घूमती थी, आज वो सिलेंडर और प्याज लेकर के नहीं घूम रही है, सिलेंडर सर पे लेकर नहीं घूम रही है। बड़ा आश्चर्यचकित दिख रहा है। दूसरी, जिस देश की गौरवशाली परंपरा को प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, तो मैं तो कहता हूँ इस देश की गौरवशाली परंपरा थी कि जो आम जन का संसाधन थे, जो पब्लिक सेक्टर के जो माध्यम थे, उनको आपने सिर्फ दो उद्योगपतियों को बेच दिया साहब। आपने देश के सारे एयरपोर्ट, सारे पोर्ट, सब कुछ अडानी को तो बेचे हैं ना। हम यही तो चाहते हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे तब हम उनसे सभी जो अधिग्रहण किया गया है प्राइवेट सेक्टर में, उसको पब्लिक सेक्टर के लिए फिर से खोलेंगे। हम बताना ये चाहते हैं, लेकिन साहब अब कहें तो क्या कहें, फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ है, एक हताशा, एक निराशा का भाव जगा है। भाई जो अभी तक मैडम कह रहे थे, मैं तो पूछना चाहता हूँ बहुत विनम्रता से, जो इलेक्शन के 10 दिन पहले तक, 2 दिन पहले तक ये चिल्लाते थे कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबके विश्वास में इन्होंने सबसे पहले माइनॉरिटी को बोला था। और सोचिए, जो चिल्ला रहे थे कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। हरीश जी, अमित जी की बात का जवाब दीजिए। मैं एक बोल करके कंक्लूड करता हूँ, आती हूँ आपके पास दोबारा से। हरीश चंद्र से जवाब ले लेते हैं, हरीश चंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। जी दी देखिए, ये जी जो भी कह रहे हो, लेकिन जयराम रमेश जी ने कहा ना कि वो हम जो स्वयं चित्तौदा ने लिखा है वो उनका निजी है और उससे कांग्रेस का मतलब नहीं। लेकिन सर्वे की बात, संपत्तियों को सर्वे कराने की बात इन्होंने लिखी है। इन्होंने उद्योगपतियों की संपत्तियों को सर्वे कराने की बात थोड़ी लिखी है। इन्होंने जो लिखा है ये कांग्रेस का हिडन एजेंडा है, जो स्वयं चित्तौदा के पत्र से एकदम साफ हो गया है। अब ये सब अपना कुर्ता झाड़ रहे हैं, हम तो ये कहना चाहते थे, अब तो वो कहना चाहते थे। वास्तविकता ये है कि ये इनके पास न कोई मुद्दा है, न कोई रोड मैप है। केवल ये तुष्टीकरण की राजनीति का फार्मूला इनके पास रहता है, जिसको लेकर के किसी तरह ये सत्ता की जोड़ जीवत बनाना चाहते हैं। इसके अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। और आखिर अगर उनको रायबरेली और अमेठी से अगर इस देश के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से घबराए नहीं है, तो क्यों वायनाड इतना परिवार की परंपरागत सीट को छोड़ के वायनाड गए? और फिर कभी अमेठी लौट के उन्होंने देखा नहीं, और पहला फेज का चुनाव निपट गया है। उत्तर प्रदेश में भी एक कदम रखने में हिचकिचा रहे हैं। आप देखिए ना कि सारी पार्टी भाजपा जनता जनार्दन के साथ लगातार संवाद कर रही है, और कांग्रेस पार्टी के लीडर दिल्ली छोड़ के नहीं निकल पा रहे हैं। तो क्या है, जनता में जाने की हिम्मत नहीं है, जनता को फेस करने का साहस नहीं है। जी अमित जी हरीश चंद्र जी कह रहे हैं कि ना आपके पास मुद्दा है, ना कोई आपके पास रोड मैप है, सिर्फ आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। देखिए, हमारे पास मैडम मुद्दा भी है, और मुद्दा हमें इनको नहीं बताना है। मुद्दा हमें जनता का मुद्दा है, हमारा मुद्दा नहीं है। युवाओं का मुद्दा है, जिनको 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी के नाम पर 10 साल की सरकार है, अपने रिपोर्ट कार्ड पेश करें। क्या 20 करोड़ उन्होंने रोजगार दिए? क्या 2022 तक उन्होंने किसानों की आय दोगुनी की? क्या उन्होंने किसानों के लिए दिल्ली बॉर्डर पर कीलें नहीं गाड़ी? क्या 700 किसानों की निर्मम हत्या नहीं की गई? बताओ, वो राजनीति का शिकार नहीं हुए? वो इनकी घटिया राजनीति का शिकार नहीं हुए? घटिया नीतियों का शिकार नहीं हुए?
तो किसान जवाब मांग रहा है, युवा जवाब मांग रहा है। देश की बेटियों के साथ क्या हुआ आपने भी देखा, देश की संसद के बाहर से कैसे बेटियां जो थी वो खींची गई, कड़ेली गई। क्या ये बेटियां जानती नहीं है? जानती मैडम। यही हताशा है, यही निराशा है, और इसी हताशा और निराशा के चलते जब प्रथम चरण के चुनाव संपन्न हुए 112 सीटों पर, तब प्रधानमंत्री जी बौखला गए और बौखला करके फिर जातीय उन्माद पर उतर आए, फिर धार्मिक उन्माद पर उतर आए। इन्होंने फिर वही शब्द कहा। मैडम मैं उसी बात को कहता हूँ कि जो प्रधानमंत्री और जो भाजपा का पूरा शीर्ष जी चुनाव के 2 दिन हरीश जी, अमित जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी बौखला गए, जवाब दीजिए उनकी बात का। मैं तो कह रहा हूँ ना, ये तो देखिए, ये इनका डेस्परेशन है। माननीय प्रधानमंत्री जी तो लगातार जनता के जनार्दन के बीच में हैं, और जो लोग घर में बैठे हुए हैं और घर में बैठ के अपनी बात जनता तक पहुंचा रहे हैं, उनसे पूछिएगा कि उनको किस चीज से भयभीत है, क्यों नहीं जनता के बीच जा पा रहे। और आज तक जो पार्टी का नेतृत्व करते हैं, मालिकाना हक पार्टी में रखते हैं, वो अपने में इतना उनमें साहस नहीं कि अपनी परंपरागत सीटों पे प्रत्याशी अनाउंस कर सकें। ये तो जनता में साफ है ना कि कौन डरा हुआ है, कौन घबराया हुआ है। और जी अमित जी, हरिश्चंद्र जी की बातों का जवाब दीजिए। जी हम उनकी बातों का जवाब दे रहे हैं। हम उनसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहने का दावा करती है, और जिन्होंने 10 साल देश में शासन किया है, अपने 2-2 मैनिफेस्टो लागू किए हैं, जो विकास, वो आपके मैनिफेस्टो पर सवाल कर रहे हैं अमित जी। मैडम सुनिए तो जी जिन्होंने 2 मैनिफेस्टो 2014 और 2019 का जारी किया, और वो मैनिफेस्टो का 10% भी पूरा नहीं कर सके, और वो चिल्ला रहे थे लोकसभा चुनाव के 5 दिन पहले तक कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। वो 5 दिन पहले चिल्ला रहे थे, और जैसे ही फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ, वो हिंदू मुसलमान पर उतारा है, वो धार्मिक उन्माद पर उतारा है। ये क्या दिखाता है? ये हताशा ही तो दिखाता है ना। अगर आपने 10 साल में एक विकास का विजन तैयार किया होता, तो निश्चित तौर पर आपको ये जो धार्मिक उन्माद है, और देश का प्रधानमंत्री जब धार्मिक उन्माद पर उतर आता है, तब तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि देश का प्रधानमंत्री भी ऐसी भाषा बोल सकता है। खैर, उनको मुबारक हो, उनके कल्चर में मुबारक हो। दूसरी रही, उन्होंने मेरी पार्टी पर सवाल खड़े किए, तो मैं कहता हूँ आपकी पार्टी में कौन सा लोकतंत्र है? बताओ, नड्डा जी को एक्सटेंशन जो मिला है वो क्यों मिला? कैसे मिला? क्या नड्डा जी से योग्य कोई आपके यहाँ कार्यकर्ता नहीं था क्या? तीसरा टेन्योर मिला है ना। उनका एक सीधा सिद्धांत है, हम दो हमारे दो, और हम 2-3 ही मिलकर के पूरी पार्टी को चलाएंगे। हरिश्चंद्र जी, अमित जी कह रहे हैं कि आप हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। हम तो सबके साथ सबके विकास की राजनीति करते हैं। बिल्कुल नहीं हो, बिल्कुल नहीं सवाल सबके विकास के साथ हूँ। अगर बिल्कुल साथ में होते तो धार्मिक एजेंडा माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के साथ वादा किया था, अगर समृद्धि और खुशहाली साकार न हुई होती, तो 2014 में जो पर कैपिटा इनकम थी, उसका 3 गुना इस 10 साल में हो जाती। देश के हर नागरिक की पर कैपिटा इनकम 3 गुना हो जाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश की जनता जनार्दन की समृद्धि और खुशहाली को साकार करने का वादा किया था, उसके पूरा करने के कारण है आज पूरे वैश्विक पटल में भारत की जो आन बान शान है, जो गौरव है, वो इनसे पूछिए कि क्या मनमोहन सिंह की सरकार में थी? आज आतंकवाद की घटनाओं से देश भरा पड़ा रहता था, आए दिन आतंकवाद की घटनाएं होती थी। आज पाकिस्तान और जो उससे पोषित आतंकवाद था, उसकी क्या स्थिति है? अमित जी से इसका जवाब पूछिए। जी जवाब दीजिए अमित जी, जवाब दीजिए। मैं जवाब देना चाह रहा हूँ। पता नहीं कैसे बिना तथ्यात्मक आंकड़े लेकर के आ जाते हैं। पर कैपिटा इनकम 3 गुना हो गई सर। कहाँ से आंकड़ा है आपके पास? किस विश्व बैंक का आंकड़ा है? किस संस्था के पास आंकड़ा है? पर कैपिटा इनकम भारत के लोगों की 3 गुनी हो गई है सर। 2022 तक आपने किसानों की आय को 2 गुना करने का वादा किया था, वो भी नहीं हुआ है। किसान आज घाटे के सौदे के रूप में काम कर रहा है। क्या बात करते हैं? आपने बेरोजगारी के दंश से युवाओं को इतना प्रताड़ना दी है ना कि वो लोग सुसाइड करने पर मजबूर है। उनके पास कोई विजन नहीं है। आपकी जो भी स्कीम्स लागू की गई वो सब फेल है, पूर्णतः फेल है। आपने मुद्रा स्कीम लागू की, मुद्रा स्कीम आज की सबसे खराब व्यवस्था के रूप में जन्म ले रही है। सिर्फ उसमें भ्रष्टाचार का बोलबाला है। किसी गांव और गरीब और गुंडे के बच्चे से पूछिए क्या मुद्रा योजना के तहत किसी को लोन मिला बिना कमीशन दिए? तो वो बताएगा कि कम से कम 20-25% बैंक ले लेती है। ये अगर 5 लाख का लोन पड़ रहा है ना, तो 50,000 रुपए ले लेती है। आप सर बात तो करके देखिए उनसे। लेकिन आपको जनता के मध्य जाना ही नहीं है। आपको रोजगार पे बात नहीं करना, आपको किसानों की एमएसपी पर बात नहीं करनी है। जब आप विपक्ष में थे
तब आप सर कहते थे कि किसानों को उनकी लीगल गारंटी के लिए जी। एमएसपी का गारंटी कानून मिलना चाहिए, लेकिन अब आप सत्ता में बैठे हैं तो आप 3 साल किसानों की प्रताड़ना कर रहे हैं। ये कौन सा न्याय है आपके साथ में? जी। बात रही मैडम अमेठी की, अमेठी के जो लोग हैं वो जो डिमांड कर रहे हैं उनकी डिमांड बिल्कुल जायज है। हम खुद नेतृत्व से इस बात को डिमांड करते हैं और हमारा नेतृत्व संज्ञान ले रहा है, उसमें इनको दखलंदाजी देने की जरूरत नहीं है। और मैडम स्मृति जी से बस कहना है, आप अपने किले को बचा करके रखिए, हम दोबारा लौटेंगे। जी जी, तो अमित जी और हरीश चंद्र जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया टीएनपी न्यूज पे जुड़ने के लिए। बात करते हैं अब तीसरी बड़ी खबर की। आपको बता दें, यूपी के बहराइच में समूह लोन की किस्त वसूलने गई टीम पर हमला हुआ है। निजी कंपनी की महिला कर्मचारी को बकायेदारों ने बुरी तरह से पीटा है। टीम के बाकी सदस्यों ने भागकर अपनी जान बचाई है। वहीं महिला का इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये मामला रानीपुर थाना के नौवनपुरवा गांव का है, जब लोन की किस्त वसूलने गई निजी कंपनी की टीम को लोगों ने घेर लिया और हमला बोल दिया। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। यूपी के बहराइच का ये मामला है, जहां लोन की किस्त वसूलने गई टीम पर हमला किया गया है। एक महिला के साथ मारपीट की गई है। लोन की किस्त वसूलने गई महिला सदस्य को बकायेदारों ने जमकर पिटाई की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सब मिलकर महिला के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। काम करती हो? ग्रामीण कोटा में काम करती, जॉब करती हूँ। किस पद पे हो? ATM केंद्र मैनेजर। क्या हुआ, तुम कहाँ गई थी? सर हम नौवनपुरवा गए थे किस्त लेने के लिए। सर 3 किस्त पेंडिंग थी, तो हमने कहा एक ही किस्त दे दीजिए। तो बोल रहा है दोबारा पैसा दोगे तब देंगे। तो हमने कहा पहले किस्त देते नहीं, हम दोबारा कैसे पैसा देते। तो बोला चलो हम तुम्हारे PM सर से बात कर दें। तो हम लोगों ने कहा चलो ठीक है, हम लोग को प्रेशर है तो आगे चले बात कर लीजिए। बस इसी बीच में सर उसकी वाइफ हमको मारने लगी। क्या टीम के साथ गई थी? हाँ, कितने लोग थे टीम में? 4। और कितने लोगों को मारा है? सर हमें को केवल मारा है। बेरहमी से मारा है? गांव में दौड़ा मारा। जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजय शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय, ये पूरा मामला क्या है, विस्तार से दर्शकों को बताइए। निश्चित तौर से ये बहराइच की बड़ी खबर है और ये रानीपुर थाना क्षेत्र के नौवनपुरवा गांव की वारदात है, जहां पर प्राइवेट कंपनियां लोन बांटती हैं और लोन बांटने के बाद उसे वसूली के लिए बाकायदा रिकवरी एजेंट्स रखती हैं। तो जो रिकवरी एजेंट्स गांव में गए थे, चूंकि 3-4 महीने की किस्तें जो लोन की थी वो नहीं जा रही थी, ग्रामीणों ने जो लोन लिया था और उसकी किस्त की वसूली के लिए जब महिला कर्मचारी जो रिकवरी एजेंट थे उसके साथ 3-4 लोग और गए थे गांव में उस परिवार से बात करने की जो लोन की किस्त की अदायगी नहीं हो रही, वो लोन की किस्त जमा कर दी जाए। इससे आहत होकर परिवार को लोगों ने बाकायदा घेर करके हमला बोल दिया और जब 3-4 लोग उसमें भाग खड़े हुए जो वसूली करने के लिए गए थे, क्योंकि जो प्राइवेट लोन बांटे जाते हैं उसमें एक महिला कर्मचारी जो लोन की वसूली करने गए थे उसको घर वालों ने जो लाभार्थी थे उन्होंने पकड़ लिया और उनको जिस तरीके से मारा है, उसके बाल पकड़ के पटक पटक कर पूरे सरेआम बाजार के जो गांव के अंदर देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से मारा गया और बाकायदा मजमा लगा हुआ और महिला उसको पीटा जा रहा है। एक महिला कर्मचारी की जिस तरीके से पिटाई हुई है ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है और महिला शक्ति की बात की जाती है, महिला उत्पीड़न को रोकने की भी बात की जाती है, लेकिन किस तरीके से बहराइच में महिलाओं की पिटाई हो रही है एक बहुत बड़ा यश प्रश्न बना हुआ है। जीत दीक्षा जी। अजय जी, महिला की अभी स्थिति कैसी है और दूसरा पुलिस की तरफ से अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? निश्चित तौर से महिला की स्थिति चूंकि घेर के मारा गया, उसे बाल पकड़ पकड़ के मारा गया, पटक पटक कर गांव के बीच में मारा गया, सारे गांव के अंदर मारा गया, तो उसकी बेइज्जती भी हुई है। साथ साथ उसको स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसका इलाज चल रहा है। लेकिन चूंकि रिकवरी एजेंट्स वहां से कुछ लोग भगदड़ हुई, भाग खड़े हुए और इसे लोगों ने घेर दिया, गाँव के लोगों ने मारा जो लाभार्थी लोग थे और इसकी जानकारी बहराइच की पुलिस अधीक्षक को भी दी गई। उन्होंने पूरे घटनाक्रम का संज्ञान लिया है, जल्द कार्रवाई के बात की जा रही है। लेकिन जो स्थानीय थाना, सबसे बड़ा सवाल ये कि बहराइच की जो पुलिस अधीक्षक है वो भी महिला है, बहराइच की जिलाधिकारी है वो भी महिला है और यहाँ की नगर विधायक भी महिला है, MLC महिला है और उस जिस थाना क्षेत्र में घटना हुई है वहाँ की थानेदार भी महिला है। तो कहीं ना कहीं महिला उत्पीड़न के जो मामले इस तरह से निकल के आ रहे हैं और महिलाओं का जो प्रभावी काम है बहराइच के अंदर, महिलाएं बहराइच के सर्वोच्च पदों पर विराजमान है, अब उसको लेकर किस तरह की कार्रवाई होती है बड़ा सवाल खड़ा होता है। जी
जी, तो सवाल खड़ा होना लाजमी है क्योंकि महिला के साथ ये अत्याचार हुआ है, मारपीट हुई है, उसके बाद मामले की पुलिस में जुटी हुई है, लोन की किस्त वसूलने गई थी टीम, उस पर ये हमला हुआ है। तो अधिक जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अजय। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए TNP न्यूज़। नमस्कार।